जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के मंसूबों को कुचलने में फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर वादी में दहशतगर्द तंजीम अंसार गजवतुल हिंद का खात्मा हो गया है। जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद अंसार गजवतुल हिंद का चीफ बना दहशतगर्द हमीद ललहारी मारा गया है। कल पुलवामा के अवंतीपुरा में 3 दहशतगर्द मारे गए थे, जिनमें से एक दहशतगर्द की पहचान हमीद ललहारी के तौर पर की गई है। आज जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बड़ी कामयाबी की जानकारी भी दी। ललहारी ने इसी साल गजवतुल हिंद की जिम्मेदारी संभाली थी। डीजीपी ने कहा कि कश्मीर में हमले को अंजाम देने के लिए जैश ए मोहम्मद ने लश्कर, हिजबुल और तमाम दहशतगर्द तंजीमों से हाथ मिला लिया है। डीजीपी ने दहशतगर्दों को वाज़े अल्फाज में इंतबाह दिया है कि जो भी हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। आपको याद होगा जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसके बाद इस ग्रुप की कमांड जो है वो हमीद ललहारी को दी गई थी। हमीद ललहारी तब से लेकर के इस ग्रुप को चला रहा था और काफ़ी लोगों को उसने मोटिवेट किया, जबकि उस वक्त तक ये ग्रुप ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद इसने मोटिवेट करके 2 और लोग हैं जिनमें नवीद और जुनेद शामिल हैं। ये तीनों के तीनों मिलिटेंट अवंतीपुरा पुलवामा बेल्ट के रहने वाले हैं और तीनों के तीनों जैश के साथ आजकल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। ये जो मिलिटेंट मारे गए हैं ये बहुत सारी मिलिटेंट रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल थे। इनसे बड़ी तादाद में असला अम्यूनिशन भी पकड़ा गया है। 3 AK-47, 46 इनके कब्जे से पकड़ी गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस एरिया में इस ग्रुप के मारे जाने से आतंक का काफ़ी हद तक जो सफाया होगा और लोग जो डर और खौफ में जहाँ पर रहते थे, दिन दिन हरासमेंट उनकी होती थी, उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क आएगा। जम्मू की एक अदालत ने कठुआ गैंगरेप और कत्ल मामले की जांच कर रही एसआईटी पर केस दर्ज करने का हुक्म दिया है। एसआईटी पर इल्जाम है कि उसने विशाल जंगोत्रा के 3 दीगर दोस्तों को झूठे बयान देने के लिए टॉर्चर किया था। एसआईटी पर गवाहों को धमकाने और झूठे सबूत तैयार करने का भी इल्जाम है। जम्मू की एक अदालत ने कठुआ गैंगरेप और कत्ल मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी एसआईटी पर केस दर्ज करने का हुक्म दिया है। एसआईटी पर गवाहों को धमकाने और झूठे सबूत तैयार करने का इल्जाम लगाया है। एसआईटी पर यह भी इल्जाम है कि उसने विशाल जंगोत्रा के 3 दीगर दोस्तों को झूठे बयान देने के लिए टॉर्चर भी किया था। विशाल जंगोत्रा के दोस्तों की अर्जी पर ही कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी फैक्ट्स की जांच के बाद एसआईटी में शामिल सभी पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है और इस हुक्म को 7 नवंबर तक अमल में लाने के लिए भी कहा है। जो एसआईटी थी रसाना केस में, जो रसाना केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके सब अधिकारियों पे कोर्ट ने आज ऐसे सेक्शंस में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं जिसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो कैपिटल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जनवरी 2018 में कठुआ में एक बच्ची से गैंगरेप के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। एसआईटी ने विशाल जंगोत्रा को कत्ल का मुलजिम बनाया था। एसआईटी की जांच पर जी मीडिया ने भी सवाल उठाए थे। जी मीडिया की खबर पर अदालत ने भी नोटिस लिया था। जी मीडिया की खबर के बाद पठानकोट की अदालत ने विशाल जंगोत्रा को बेकसूर करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीओके को लेकर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज को शर्मिंदा होना पड़ा है। हिंदुस्तान की तोप स्ट्राइक के सबूत दिखाने के लिए इमरान सरकार गैर मुल्की सफीरों को लेकर पीओके गए थे, लेकिन इसी दौरान मुजफ्फराबाद में मकामी लोगों ने सख्त मुखालफत की। पीपल्स नेशनल अलायंस की क़यादत में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ये लोग पीओके पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे की मुखालफत कर रहे थे। इस एहतजाज को दबाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़ा और फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कुछ सहाफियों को भी इसमें चोटें आई हैं। आज हम तादाद में यहाँ जमा हो गए ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को भी, आज़ाद कश्मीर के इन शोहरतकारों को भी और दुनिया भर को कि हम अब ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। ये कितनी बर्बरियत था और कितने जुल्म का उन्होंने हम तक को निशाना बनाया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसके उन्होंने लाठीचार्ज की।
पंजाब और कश्मीर में दहशतगर्दों को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक आईएसआई कश्मीर और खालिस्तान के दहशतगर्दों के जरिए हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां तेज करने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट यानी कि KKRF नाम से एक नया ग्रुप बनाया है, जिसमें गैर ममालिक में रह रहे खालिस्तानी हामियों और कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडरान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जानकारी ये भी है कि यूके, कनाडा और अमेरिका जैसे ममालिक में वाक़े पाकिस्तानी हाई कमीशन और सफीरों के जरिए पाकिस्तान इन ग्रुप्स को मजबूत करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक करतारपुर में गुरु नानक देव जी की 550वीं वर्षगांठ के दिन होने वाले प्रोग्राम में पाकिस्तान और गैर ममालिक में रह रहे खालिस्तान के हामियों को जमा करने में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासती लीडरान और अलहदगी पसंदों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कश्मीर के लोगों को नसीहत दी है कि वो इन लीडर्स और अलहदगी पसंदों की नापाक सोच को समझें और उनके बहकावे में ना आए। इतना रुपया दिल्ली से कश्मीर में आया है, अगर वो नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आपके घरों की छत सोने की हो जाती। गवर्नर सत्यपाल मलिक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 7वें कन्वेंशन में तलबा से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अलहदगी पसंदों और रियासती लीडरान की काली करतूतों के एक एक पन्ने पलटकर लोगों के सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से कश्मीर को आज तक जितने रुपए दिए गए हैं, अगर वो कश्मीर के लोगों की तरक्की और उनकी देखभाल के लिए खर्च होते तो उनके घर की छतें सोने की बनी होती। अभी आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसी साल में हमको 8 मेडिकल कॉलेजेस मिले और अगले साल तक मैं ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के बच्चे दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं, लेकिन हमने इतना रुपया दिल्ली से कश्मीर में आया है, अगर वो नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आपके घरों की छत सोने की हो जाती। उन्होंने जेके बैंक में बदनवानी का भी मामला उठाया और कहा कि कुछ बच्चों ने उन्हें जानकारी दी कि जेके बैंक के इम्तहानात में कामयाब होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। मैं आया तो राजभवन के दरवाजे पे एक दिन शाम को 20-22 बच्चे आ गए, शोर मचा रहे थे। मेरे यहाँ ये है कि कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, आप आ जाइए। मैंने अंदर बुलाया। उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये हमारी मेरिट लिस्ट है, हमने लिखित इम्तहान दिया, हम इंटरव्यू में पास हुए, मेरिट लिस्ट में आए, लेकिन अपॉइंटमेंट किन दूसरे लोगों के हो गए जो मुख्यमंत्री के जानने वाले थे, MLA थे, उन्होंने लिस्ट दे दी, उनके अपॉइंटमेंट हो गए। मैंने अगले दिन बैंक के चेयरमैन को बुलाया और कहा कि देखिए आपके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं और भगवान ना करे आप जेल भी जा सकते हैं। आप मेहरबानी करके इन बच्चों के साथ आप मानते हैं जाती हुई? उसने कहा जाती हुई साहब, मैं दबाव में था। तो मैं कहा इनको अब आप सबको नौकरी पे लगाइए। आप आश्चर्य करेंगे उसने जो जवाब दिया कि सर ये 25 नहीं हैं, ये तो 582 बच्चे ऐसे हैं। गवर्नर मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने रियासत के लोगों की आंखें भी खोलने की कोशिश की और कहा कि अलहदगी पसंदों और कश्मीर के मेन स्ट्रीम के सियासी पार्टियों के लीडरों के बच्चे बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये लीडर लोगों के बच्चों को गुमराह कर दहशतगर्दी में ढकेल रहे हैं। आज तक किसी अलहदगी पसंद लीडर का कोई बच्चा दहशतगर्दाना वारदात में नहीं मरा है। ये सच कश्मीर के लोगों को समझना होगा। तो आप अंदाजा करो, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने, यहाँ के बड़े लोगों ने, यहाँ के ताकतवर लोगों ने कितने लोगों के सपने तोड़े हैं और कितने नौजवानों को बर्बाद किया है। अब ये जितने यहाँ सोसाइटी के लीडर कहे जाते हैं, रिलीजन के लीडर कहे जाते हैं, मौलवी कहे जाते हैं, या हुर्रियत के लोग कहे जाते हैं, या मेन स्ट्रीम की पार्टी के लोग कहे जाते हैं,
ये दूसरों को कॉल देके मरवाते हैं। इसमें किसी का बच्चा नहीं मरा है, एक का भी बच्चा नहीं मरा है, किसी का बच्चा टेररिज्म में नहीं गया है, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। आम आदमी के बच्चों को अल्लाह का और जन्नत का रास्ता दिखाइए और उनको मरवा दीजिए। ये यहाँ होता रहा। मैं कश्मीर की जनता और यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सच को समझने की कोशिश करो। दुनिया का सबसे खूबसूरत खित्ता आपके पास है, इसको अपने हाथ में लो। हम कहीं उठा के नहीं ले जाएंगे इसको, दिल्ली कहीं नहीं ले जाएगी। दिल्ली ने तो आपके लिए थैली खोल रखी है। आगे बढ़ो, तरक्की करो, उसमें हिस्सेदारी करो। इसके पहले कल भी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों को खत्म नहीं करता है तो हमारे जवान भीतर घुसकर हमला करेंगे और हमले पिछले हमले से ज्यादा बड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के अकाउंट होल्डर्स का मुजाहरा मुंबई में लगातार जारी है। पीएमसी बैंक अकाउंट होल्डर्स के एक वफ्द ने आरबीआई के अफसरान से मुलाकात भी की। अकाउंट होल्डर्स के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि मसले के हल की कोशिश जारी है। 25 अक्टूबर को आरबीआई में पीएमसी बैंक के हालात पर मीटिंग होगी। वही खबर है कि पीएमसी बैंक अकाउंट होल्डर्स 40,000 रुपए से ज्यादा रकम अपने अकाउंट से निकाल पाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी पर 60,000 रुपए तक मजीद रकम निकाली जा सकती है। वहीं शादी, सीनियर सिटीजन के खर्च, तालीम के लिए 50,000 रुपए इजाफी रकम निकाली जा सकती है। आरबीआई को इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आरबीआई पैसे निकालने की हद को बढ़ाने पर फैसला लेगी। 16 लाख परिवार पिछले एक महीने से सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पूरा पैसा वापस दीजिए। लोगों का सफेद पैसा लॉक हो गया है। लोग चाहते हैं कि हमारा सफेद पैसा बाहर आ जाए। 6 लोगों की डिस्ट्रेस से, हार्ट अटैक से मौत हो गई है। एक लड़की ने सुसाइड किया है। सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं। गुजारिश करते हैं, विनंती करते हैं मुख्यमंत्री साहब से कि मुख्यमंत्री साहब आप भी हमारे साथ आइए, हमारे बीच आइए और हमें यहाँ पे आकर एक राह दिखाइए कि कैसे आज 16.5 लाख अकाउंट होल्डर्स को हमारे पैसे वापस मिलेंगे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की शंकर मार्केट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर गोली भी चलाई, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हो गए। दिल्ली पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 बदमाशों को गोली लगी है। एक बदमाश फरार हो गया है। इनसे पुलिस को गैर कानूनी पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी बदमाश लूटपाट और छीना झपटी की कई वारदातों में शामिल थे। गुज़िश्ता रोज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा हुआ। तलबा 5 अक्टूबर को हुई इजराइल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत कर रहे थे। तलबा ने इल्जाम लगाया कि बाहर से आए लोगों ने उनकी पिटाई की। वहीं इस पूरे मामले के लिए जामिया के पीआरओ अहमद अजीम ने तलबा को जिम्मेदार ठहराया। हुआ ये था, ये जो स्टूडेंट्स हैं कुछ वहाँ सेंट्रल कैंटीन पे कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। 5 स्टूडेंट को हमने पिछले दिनों शो कॉज नोटिस दिया था। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है आप अपना पक्ष रखिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना किया जाए। इन्होंने उस शो कॉज नोटिस को जला दिया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है उसका अगला प्रोसीजर होता है डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसके अंदर सारे डीन्स होते हैं। सीनियर मोस्ट डीन उसको चेयर करता है। उसमें डीएसडब्ल्यू और तमाम लोग होते हैं। उस कमेटी को इन्होंने बॉयकॉट किया, डिसिप्लिनरी कमेटी को। स्टूडेंट नहीं, हम अपनी उनकी मांग ये थी कि शो कॉज नोटिस ही आप वापस लीजिए। कोई बात नहीं। उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया। डिसिप्लिनरी कमेटी में जो भी एक्शन हुआ वो हमने कहा बाद में हम बताएंगे। स्टूडेंट जो एक्टिविस्ट हैं वो बाहर से आए थे और उन्होंने आके स्टूडेंट को बलगराया और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर घुस आए, जहां वहां बाहर कुछ पिकेट लगे थे उनको भी तोड़ दिया और उसके बाद वीसी ऑफिस के सामने धरना डालकर बैठ गए। कोई बात नहीं। हमने यहां से करीब 12-15 टीचर करीब नीचे आए इनसे बात करने के लिए, इनकी मांगे समझने के लिए कि भाई आप इस तरीके से मत करिए, ये तरीका सही नहीं है। इन्होंने कोई बात सुनने से इनकार कर दिया और अपनी उसी मांग पे अड़े रहे। इसी दौरान यहीं पीछे आपने देखा होगा मीर तकी मीर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर इंग्लिश डिपार्टमेंट की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि जेएनयू, डीयू हर जगह से डेलीगेट्स आए हुए थे। शाम का वक्त चूंकि ये चल रहा था, उस वक्त जब ये निकलने के हुए डेलीगेट्स तो उनको ये जाने नहीं दे रहे हैं। गाड़ी इन्होंने रोक दी। आपने देखा होगा, मैंने कुछ तस्वीरें भी साझा करी हैं। इन्होंने पूरे रास्ते में जितने गमले थे, गमलों से और पत्थरों से पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे कि कोई आदमी यहां से निकल नहीं सकता है। क्या प्रोटेस्ट का ये तरीका होता है?
आप मुझे बताइए, क्या प्रोटेस्ट का ये तरीका होता है? चलिए कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं। ये जब डेलीगेट्स जाने लगे तो जो वॉलंटियर्स थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के, उन्होंने इनसे कहा कि आप ये तरीका गलत है। उस पर इनके बीच में झड़प हुई और वो बात आगे बढ़ी, जिसको इन्होंने इस तरीके से पेश किया कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स की शक्ल में गुंडे बुला के इनको पिटवाया, जबकि हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। हमारे गार्ड्स, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे गार्ड्स दोनों गुट जो थे स्टूडेंट्स के, उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों गुटों में लड़ाई हुई, झड़प हुई, जिसमें शायद कुछ स्टूडेंट्स को चोटें आई, ऐसा उनका कहना है।